परिया, जो कुछ ही घंटे पहले एक आम इंसान थी, अब एक हाइबर्ड की बर्क रफ्तार के साथ कैप्टन राठौड़ पर झपटी। शिकारियों ने तवक्को नहीं की थी कि ये मामूली लड़की इतनी तेजी से हरकत करेगी और ताकत का मुजाहिरा करेगी। कैप्टन राठौड़, जो एक तरबियत याफ्ता शिकारी था, ने चांदी की चाकू से परिया पर वार किया, लेकिन परिया की नई हथियात न्यू सेंसेस ने उसे खतरे से खबरदार कर दिया। उसने वार से बचने के लिए अपना सर 1 इंच पीछे हटाया और चाकू हवा में खाली चली गई। परिया, आवाज में शिद्दत, तुम मेरे प्यार को हाथ नहीं लगा सकते। परिया ने अपनी पूरी ताकत से कैप्टन राठौड़ के बाजू पर मुक्का मारा। ये ज़र्ब इतनी शदीद थी कि शिकारी के हाथ से चाकू फौरन छूट गई और उसे महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डी टूट गई हो। दूसरे शिकारियों ने फौरन आग से भरे टार्च अभय और परिया की तरफ फेंके, ये जानते हुए कि विम्पायर आग से घबराते हैं। परिया ने अभय को अपने पीछे धकेल दिया और खुद टार्च की लिपटों से बचने के लिए दीवार से टकराई। अभय अगरचे जख्मी था, उसने अपनी बकिया ताकत को मुजतमा किया और सरिंग में पड़ा हुआ एक संगीन पत्थर उठाकर तेजी से फेंक दिया। पत्थर सीधा टार्च फेंकने वाले शिकारी के सर से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। कैप्टन राठौड़, जिसका बाजू मफलूज हो चुका था, ने खौफजदा होकर अपने बाकी साथियों को बुलाया। मदद के लिए फायर करो, ये हाई बर्ड है, ये अकेली नहीं है। परिया और जख्मी अभय शिकारियों के हमले की वजह से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। परिया ने अभय को अपनी पुश्त पर लाद लिया और सुरंग में मजीद अंदर दौड़ना शुरू कर दिया। सुरंग के गहरे अंधेरे से 4 लंबे और सायादार हेवले नमूदार हुए। ये चारों हेवले निहायत पुरसुकून और तेज थे। उनकी आंखें रात के अंधेरे में सुर्ख शोलों की तरह चमक रही थीं। ये शाह साहब के वफादार वेम्पायर साथी थे, जो अभय और परिया को निकालने आए थे। इन वैम्पायरों ने फौरन शिकारियों पर हमला कर दिया। कैप्टन राठौड़ और उसके साथियों को इस अचानक और शदीद हमले की तवक्को नहीं थी। वैम्पायरों ने कोई वक्त जाया किए बगैर शिकारियों को महफूज तरीके से बेहोश करना शुरू कर दिया, ताकि कोई इंसानी खून न बहे। परिया ने अपने सामने एक खौफनाक, पुरअसरार और मोहलिक दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देखा। शाह साहब का सबसे काबिल एतमाद साथी इमरान, अभय और परिया के पास आया। इमरान, इज्जत से लेकिन एहतराम से, शहजादे अभय, हम आपको निकालने आए हैं, फौरन हमारे साथ चलें। अभय हल्की आवाज में, शुक्रिया इमरान, तुम लोग वक्त पर पहुंचे। इमरान ने अभय को परिया के बाजुओं से लिया और उसे अपने मजबूत कंधे पर लाद लिया। वेम्पायर टीम पूरी रफ्तार से अभय और परिया को लेकर शहर से बाहर शाह साहब की हवेली की तरफ रवाना हुई। इमरान ने परिया की तरफ एक तारीफ भरी नजर से देखा। इमरान, परिया, तुमने आज कमाल कर दिखाया, तुम एक हाई बर्ड की तरह लड़ी। शाह साहब को यकीन हो जाएगा कि आप शहजादे अभय के लिए सही साथी हैं। परिया, हवास बहाल करते हुए, मैं सिर्फ उसकी हिफाजत कर रही थी। चंद ही लम्हों में वो सब हवेली के खुफिया दरवाजे से दाखिल हुए और बराह रास्त शाह साहब के खास कमरे, चैम्बर में पहुंचे। इलाज और शाह साहब का रद्दमल। शाह साहब परेशानी में टहल रहे थे। जैसे ही उन्होंने जख्मी अभय को देखा, वो गुस्से और मोहब्बत के मिले जले जज्बात से भर गए। उन्होंने फौरी तौर पर अपने खुफिया तिब्बी खाने से चांदी के जहर का तोड़, एंटी सिल्वर टॉक्सिन और खास जड़ी बूटियां लें। शाह साहब, जड़ी बूटियां अभय के जख्म पर लगाते हुए, मैं जानता था अभय, तुमने इंसानी जज्बात में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो उसकी कीमत क्या हो सकती थी। लेकिन इस लड़की ने तुम्हें बचा लिया। शाह साहब ने परिया की तरफ देखा। परिया के चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आंखें अज़्म और नई ताकत से चमक रही थीं। शाह साहब, तो तुम हाइबर्ड बन चुकी हो। ये गैर मामूली है। तुम पोतर खून वाली भी हो और अब एक हाइब्रिड भी। ये बहुत ही खतरनाक तवाजुन है। परिया, मैं आपके पोते से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी किसी भी दुनिया में। शाह साहब के चेहरे पर पहली बार सख्त गुस्से की जगह हल्की सी मुस्कुराहट आई। शाह साहब, तुमने अभय की जान बचाई है, उसके लिए मैं तुम्हारा ममनून हूँ। लेकिन तुम्हारे इस अमल से अब वैम्पायर दुनिया और शिकारी दुनिया दोनों की नजरें हम पर जम गई हैं। आगे की लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, बका की होगी। शाह साहब ने फैसला कुन अंदाज में कहा, हम अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकते। हमें एक और खुफिया ठिकाने पर जाना होगा, इससे पहले कि शिकारी या हमारे अपने लोग मजीद हमले करें। कहानी। तरबियत याफ्ता टीम
जिसकी क़ियादत कैप्टन राठौड़ कर रहे थे, न सिर्फ खाली हाथ लौटी थी, बल्कि शदीद जख्मी भी हुई थी। शिकारियों को शक था कि उनके सामने दो नहीं, बल्कि तीन मुख्तलिफ तरह के गैर मामूली मखलूक़ात थीं। कैप्टन राठौड़ ने मेजर को तमाम तफसीलात बताएं। कैप्टन राठौड़: सर, लड़की परिया गैर मामूली ताकतवर है। वो सुपर ह्यूमन से ज्यादा तेज और मजबूत है। मेरा अंदाजा है वो वेम्पायर इंसान हाइब्रिड है। और आखिर में कुछ और वेम्पायर मदद के लिए आए, वो भी इंतहाई तरबियत याफ्ता। ये लोग बहुत मुनज्जम हैं। मेजर प्रताप, गुस्से से मुट्ठियां भेजते हुए: ये एक वार्निंग है। ये मखलूक अब खुलकर इंसानों की दुनिया में दाखिल हो रही है। हमें अपना तरीका बदलना होगा। और वो कॉलेज का तालिबे इल्म राजत, इसे बुलाओ। हमें उसकी बेवकूफ़ी और उसकी कमजोरियों की जरूरत है। राजत को फौरन बुलाया गया। उसने शर्मिंदगी से शिकस्त कबूल की, लेकिन अब उसके अंदर की नफरत और बढ़ चुकी थी। मेजर प्रताप, तुमने हमें मालूमात फराहम की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे उन दुश्मनों का ताल्लुक एक बहुत पुराने और खतरनाक कबीले से है। अब तुम्हें उनके लिए मजीद खतरा बनना होगा। मेजर प्रताप ने राजत को ये टास्क दिया कि वो कॉलेज में छुपकर अभय और परिया के खानदानों के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठा करे, खास तौर पर परिया के वालदैन के बारे में। इधर शाह साहब की हवेली में अभय का जख्म तेजी से भर रहा था। परिया और वो शाह साहब के साथ एक खुफिया इजलास में बैठे थे। शाह साहब, इमरान और उसकी टीम ने शिकारियों को बेहोश कर दिया है, लेकिन शिकारी जल्द ही पूरी ताकत से वापस आएंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। हवेली का अब मजीद तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। शाह साहब ने इंकिशाफ किया कि उनका एक पुराना और खुफिया ठिकाना है, जो कई दिहाइयों से खाली पड़ा था। ये एक पहाड़ी इलाके में जंगल के बीच में एक कदीम जेर जमीन किला था। अब है, क्या वो जगह महफूज है? अगर किसी दूसरे वेम्पायर कबीले को पता चला तो क्या होगा? शाह साहब, ये वो जगह है जहां मैंने खुद को सदियों पहले दुनिया से छुपाया था। वेम्पायर काउंसिल इस जगह के बारे में नहीं जानती। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब शिकारी नहीं, बल्कि खुद हमारी काउंसिल है। शाह साहब ने परिया की तरफ देखा। शाह साहब, तुम एक हाई बर्ड बन चुकी हो परिया, और मैं अभय का कौंसल में दिफा नहीं कर पाऊंगा। कौंसल, जो सिर्फ खालिस वैम्पायर खून को तस्लीम करती है, अभय को सजा देगी, क्योंकि उसने एक इंसान अगरचे पोतर खून वाली को अपने कबीले में शामिल कर लिया। हमें कौंसल की पहुंच से दूर रहना होगा। हम अब बागी डिफाइंट हैं। परिया ने अभय का हाथ मजबूती से थाम लिया। वो जानते थे कि उनका प्यार अब सिर्फ एक रोमानवी कहानी नहीं रही, बल्कि इन्हिराफ और बगावत का अहद बन चुकी थी। हवेली में रहते हुए परिया को अपनी नई हाइब्रिड ताकतों को सीखना पड़ा। अभय इसे सिखा रहा था। तेज रफ्तार कंट्रोल, अपने कदमों की धमक को कम करना ताकि वो आम इंसानों की तरह चल सके। हवास का कंट्रोल, तेज आवाजों और शदीद खुशबुओं को नजरअंदाज करना। ताकत का तवाजुन, इंसानी चीजों को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी ताकत का इस्तेमाल। परिया ने अपने वालिदैन के बारे में फिक्र जाहिर की। परिया: अभे, हमें मेरे वालिदैन को क्या बताना होगा? वो बहुत फिक्रमंद होंगे। अभे, तुम्हारा राब्ता शाह साहब की मदद से बरकरार रहेगा, लेकिन हम इन्हें सच नहीं बता सकते। हमें उन्हें एक झूठी कहानी बतानी होगी, शायद ये कि तुम्हें एक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है और तुम जल्द ही बाहर जा रही हो। इससे शिकारी भी तुम्हारे घर वालों को निशाना नहीं बना पाएंगे। अगली रात शाह साहब ने तमाम जरूरी सामान और खुफिया दस्तावेजात इकट्ठे किए। अभे, जो अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था, और परिया, जो अब एक ताकतवर हाइब्रिड बन चुकी थी, शाह साहब के साथ खुफिया रास्ते से हवेली से बाहर निकले। उनकी मंजिल था पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ वो जेर जमीन किला। ये सफर एक खामोश और खतरनाक सफर था। परिया और अभय अब हमेशा साथ थे, लेकिन उनके दिलों में एक नया खौफ था, कौंसल का खौफ। वैम्पायर कौंसल की सजा मौत से भी ज्यादा खौफनाक हो सकती थी। जैसे जैसे वो शहर की रोशनियों को पीछे छोड़कर वीरान पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़े, परिया ने अपना हाथ अभय के हाथ में मजबूती से थाम लिया। उनकी परवाज जारी थी एक नामालूम और खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ। पहाड़ों के बीचों बीच कई घंटों के खुफिया सफर के बाद अभय, परिया और शाह साहब आखिरकार अपने नए ठिकाने पर पहुंचे। ये कोई आम जगह नहीं थी। घने जंगल में छुपी हुई बाहर से एक बड़ी चट्टान नजर आती थी, लेकिन उसके अंदर कदीम पत्थरों और जादुई तहफुजात से बना हुआ एक जेर जमीन किला था। शाह साहब ने एक खास कदीम निशान को छुआ
और चट्टान का एक हिस्सा धीरे से खिसक गया, जिससे एक तारीख, सर्द और मजबूत दाखिली रास्ता खुला। शाह साहब, खुशामदीद, ये हमारा नया घर है। ये किला सदियों से मौजूद है। उसकी दीवारें पत्थर की हैं और उसके ऊपर वैम्पायर जादू का तहफ़्फ़ुज़ है, जो ना तो शिकारियों के आलात को काम करने देगा और ना ही कौंसल को इस जगह का पता लगाने देगा। अंदर का मंजर हैरान कुन था। ये जगह किसी तारीख, लेकिन पुरतईश और कदीम तहखाने की तरह थी, जिसमें रहने के लिए तमाम जदीद सहूलियात भी मौजूद थीं। पहुंचकर परिया ने गहरी सांस ली। यहाँ सुकून था, लेकिन एक गहरा तन्हाई का एहसास भी था। वो अब मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट चुकी थी। परिया अभे से सरगोशी में, अभे, मैं खौफजदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉलेज, अपनी पुरानी जिंदगी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की याद आ रही है। अभे, मैं जानता हूँ, मेरी मोहब्बत, लेकिन यही वो कीमत है जो हमें अपनी बका के लिए अदा करनी पड़ी है। हम यहाँ सिर्फ छुपे नहीं हैं, बल्कि हम अपने अगले कदम के लिए तैयारी कर रहे हैं। शाह साहब ने परिया को एक आरामदाह कमरे में ठहराया और फौरन अभय के साथ मिलकर किले के हिफाजती इंतजामात का जायजा लेना शुरू कर दिया। हाइबर्ट की तरबियत का आगाज। शाह साहब ने फैसला किया कि वक्त जाया किए बगैर परिया की हाइब्रिड ताकतों की तरबियत शुरू की जाए। परिया को अब ताकत को कंट्रोल करना सीखना था, वरना वो अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा सकती थी। ट्रेनिंग सेशन 1, रफ्तार और इर्तिकाज, कंसंट्रेशन। किले का एक बड़ा पत्थर का हाल तरबियत गाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ। शाह साहब, परिया, तुम्हारे जिस्म में अभे का खून है, जो तुम्हारी इंसानी ताकत को बेतहाशा बढ़ा चुका है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी रफ्तार है। अभे तुम्हें उसका इस्तेमाल सिखाएगा। अभे ने हाल में चंद सख्त पत्थर रख दिए और परिया से कहा कि वो इन पत्थरों को हिलाए बगैर उनके इर्द गिर्द तेज रफ्तारी से दौड़े। इब्तदाई कोशिश। फरिया ने जैसे ही तेजी से दौड़ने की कोशिश की, वो पत्थरों से टकरा गई और वो जोर से जमीन पर गिरे। उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसका कंट्रोल बहुत कम था। तरक्की। अभय की मदद और तवज्जो के जरिए फरिया ने अपनी रफ्तार को काबू करना सीखा। उसने अपने हवास को सिर्फ एक नुक्ते पर मरकूज करना सीखा। कुछ दिनों में वो एक बिल्ली की सी पुरसुकून और खामोश रफ्तार से दौड़ने लगी। ट्रेनिंग सेशन 2, हवास और दिफा। शाह साहब ने परिया को अपनी समात और सूंघने की गैर मामूली सलाहियतों को काबू करना सिखाया, ताकि वो हर वक्त की तेज आवाजों से परेशान न हो। सबसे अहम, अभय ने परिया को वेम्पायरों की दिफाई तकनीक सिखाए कि अगर कोई उस पर हमला करे तो वो किस तरह अपने कमजोर पॉइंट्स जैसे गर्दन को बचा सकती है। अभय, तुम अब इंसानों से कई गुना ज्यादा मजबूत हो, लेकिन शिकारी तुम्हारी कमजोरी जानते हैं। वो चांदी और आग इस्तेमाल करेंगे। हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। तरबियत के दौरान परिया ने अभय को अपने गांव के वालिदैन को झूठी खबर भेजने का काम दिया। शाह साहब के खुफिया राबतों के जरिए परिया ने अपने वालिदैन को ये पैगाम भेजा कि उसे बैरून मुल्क एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली है और वो पढ़ाई के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है, इसलिए कुछ अरसे के लिए उनसे राबता नहीं हो पाएगा। जब पैगाम कामयाबी से पहुंचा तो परिया का दिल टूट गया। ये झूठ बोलना इसके लिए बहुत तकलीफ दे था। परिया, अभय से गले लगकर, मैंने जिंदगी में पहली बार अपने माँ बाप से झूठ बोला है। काश वो ये सच समझ पाते कि मैंने ये सब उनकी और अपनी हिफाजत के लिए किया है। अभय, उन्हें तुम पर फख्र होगा। परिया, वो जानते हैं कि तुम कितनी मजबूत हो, और जब तक हम दोनों साथ हैं, हम उनके पास वापस जरूर जाएंगे, जब वक्त सही होगा। किले के गहरे खामोश माहौल में उनका रिश्ता मजीद गहरा होता जा रहा था। तरबियत के दौरान तकलीफ और चैलेंजेस ने उन्हें एक दूसरे के करीब कर दिया था। वो सिर्फ एक दूसरे के आशिक नहीं थे, बल्कि जंग के साथी बन चुके थे। इसी दौरान शाह साहब को खुफिया तौर पर यह इतला मिली कि वेम्पायर कौंसल को अभय के इनहराफ और एक पोतर खून वाली इंसान को हाइब्रिड बनाने की खुशबू महसूस हो चुकी है। अगरचे उन्हें किले का ठिकाना नहीं मालूम था, लेकिन कौंसल ने अपने खुफिया एजेंटों को अभय की तलाश में लगा दिया था। कौंसल की पहली कार्रवाई राजत या शिकारियों से ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि वो अपने कबीले के बागी को बहुत सख्त सजा देते थे। अभय और परिया को अब दो तरफा खतरे का सामना था। बाहर शिकारियों का जाल और अंदर वेम्पायर कौंसल की गद्दारी का शिकंजा। मेजर प्रताप सिंह के हुक्म पर राजत ने परिया के वालिदैन के बारे में मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दें। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से परिया के गांव का पता निकाला। राजत जानता था कि अगर परिया की कमजोरी इसके वालिदैन हैं, तो वो अभय को ढूंढ निकालेंगे।
राजत ने मेजर प्रताप को परिया के वालिदैन की मालूमात फराहम कर दी, जो अब भी गांव में रहते थे। मेजर प्रताप: बहुत खूब राजत, तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने कारआमद हो। अगर वो मखलूक इस लड़की से सच्चा प्यार करता है तो वो अपने प्यारों को खतरे में नहीं छोड़ेगा। अब हम उन्हें ऐसा पैगाम भेजेंगे कि वो खुद ही अपनी पनाहगाह से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। मेजर प्रताप ने अपनी एक टीम को खुफिया तौर पर परिया के गांव भेजा। उनका मकसद परिया के वालिदैन को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें गायब करके अभय और परिया को जज्बाती ब्लैकमेल करना था। एक रात शिकारी टीम ने गांव पहुंचकर परिया के वालिदैन के घर के इर्द गिर्द एक खुफिया कार्रवाई की। सुबह गांव वालों ने देखा कि परिया के वालिदैन का घर खुला है और वो दोनों गायब हैं। घर में कोई लोट मार नहीं हुई थी, सिर्फ एक खामोशी थी। गांव में हंगामा मच गया। जब ये खबर मीडिया में आई तो ये एक लापता होने का पुरस्कार केस बन गया। शिकारियों ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये खबर अभय और परिया तक पहुंचे। मेजर प्रताप सिंह ने एक खुफिया वायरलेस पैगाम भेजा जो वैम्पायर कम्युनिटी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसे सिर्फ मखसूस जगहों पर ही सुना जा सकता था। पैगाम का लबलुबाब: ए बागी वेम्पायर अभे, हमें पता है कि तुमने पोतर खून वाली लड़की को अपने ठिकाने पर छुपा रखा है। अब इसकी कमजोरी इसके वालिदैन हमारे कब्जे में हैं। अगर तुम उन्हें महफूज देखना चाहते हो तो तुम और तुम्हारी हाइबर्ड साथी खुद को कॉलेज की पुरानी इमारत में लाकर हवाले कर दो। अगर तुमने फरार की कोशिश की तो नताइज खौफनाक होंगे। किले में शाह साहब के मुवासलाती आलात ने फौरन उस पैगाम को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर शदीद परेशानी थी। शाह साहब, ये शिकारी बहुत चालाक हैं। उन्होंने तुम्हारे वालिदैन को यरगमाल बना लिया है। फरिया: वो अभय को फंसाना चाहते हैं। ये सुनकर फरिया का दिल टूट गया। उसने एक हाइबर बनकर जो आजादी हासिल की थी वो एक ही लम्हे में खत्म हो गई थी। फरिया गुस्से से रोते हुए: मैं अपने माँ बाप को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी अभय, मैं शिकारियों के सामने जाऊंगी। अभय: नहीं परिया, ये वही चाहते हैं। ये एक जाल है और तुम्हारी ताकत के बावजूद वो तुम्हें शिकस्त देने के लिए तैयार होंगे। हम उन्हें वो मौका नहीं देंगे। शाह साहब, हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। अगर तुम गए तो तुम सब पकड़े जाओगे और कौंसल को भी तुम्हारा पता मिल जाएगा। अगर तुम ना गए तो परिया के वालिदैन। ये एक मुश्किल इंतखाब है। जैसे ही अभय पर शिकारियों के हमले और उसके फरार की खबर वेम्पायर कौंसल तक पहुंची, कौंसल के सरबराह एल्डर मार्क्स ने फौरी इजलास बुलाया। कौंसल का मकाम एक पुरअसरार बर्फानी पहाड़ी इलाका था, जहां सिर्फ खालिस वेम्पायर ही जा सकते थे। एल्डर मार्क्स, आवाज में सर्द और हाकमाना लहजा: अभय शाह साहब का पोता एक बागी है। उसने न सिर्फ एक इंसान के खून को आलूदा किया, बल्कि अब वो खुले आम शिकारियों को उकसाने का बायस बन रहा है। वो हमारे अमन के लिए खतरा है। कौंसल मेंबर 1: इसने नस्ल के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। पोतर खून हमारे लिए तकद्दुस का दर्जा रखता है। इसे हाइबर्ड नहीं बनाया जा सकता था। एल्डर मार्क्स, मैं फैसला करता हूं कि अभय और हाइबर्ड लड़की परिया को गद्दार करार दिया जाए। उनके सर की कीमत तय की जाती है। अगर कोई भी वेम्पायर उन्हें जिंदा या मुर्दा हालत में पेश करता है तो इसे कौंसल में इज्जत दी जाएगी। वेम्पायर कौंसल का यह फैसला एक वारंट की तरह था जो पूरी वेम्पायर दुनिया में तेजी से फैल गया। अब सिर्फ शिकारी ही नहीं, बल्कि खुद उनके कबीले के लोग भी अभय और परिया के दुश्मन बन चुके थे। को इस फैसले की खुफिया इत्तला मिली। उनके चेहरे पर शदीद गम और मायूसी थी। शाह साहब, अभय, कौंसल ने तुम्हें गद्दार करार दे दिया है। वो तुम्हारे पीछे वेम्पायर शिकारियों को भेजेंगे, जो शिकारियों से ज्यादा खतरनाक हैं। अब हमारे पास वक्त कम है। हमें एक ही वक्त में शिकारियों का मुकाबला भी करना है और कौंसल से भी बचना है। अभय ने परिया की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अज़्म था और वो अपनी नई ताकतों के साथ तैयार थी। अभय, हमें लड़ना होगा दादाजी। हम अपने वालिदैन और अपनी आज़ादी दोनों को कुर्बान नहीं कर सकते। अगर हम हार गए तो हमें कौंसिल की सख्त सजा कबूल करनी पड़ेगी, और अगर हम जीत गए तो हम अपनी बका की नई दुनिया बनाएंगे। अभय, परिया और शाह साहब ने एक साथ मिलकर आखिरी मुकाबले का मंसूबा बनाया। एक ऐसा मंसूबा जो एक ही वक्त में शिकारियों को शिकस्त दे और कौंसिल के एजेंटों को भी धोखा दे सके। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।